जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? सदर साहब ने कल इमरान खान को अपना लीडर माना और उसके साथ ही दो एंड्स पे सदर साहब के ऊपर बेतहाशा प्रेशर आया। पहला इमरान खान साहब की तरफ से आया क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें अपना कारकुन, अपना वर्कर मानने से साफ इनकार कर दिया। ये इनकार क्यों हुआ, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और दूसरी तरफ से रियासत की तरफ से भी बड़ा दबाव आया कि हम इमरान खान को गद्दार समझते हैं, हम उनके खिलाफ केसेस चला रहे हैं और उनकी सियासत के ऊपर पाबंदी लग रही है। दूसरी तरफ सदर मोहतरम जो हैं, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो इन्हें अपना लीडर, अपना हीरो मान रहे हैं। तो इसके ऊपर सदर साहब को उधर से भी दबाव आया। अब सदर साहब इस दबाव से कैसे निकलेंगे, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पीटीआई के 10 लीडर्स के दायमी वारंट जारी हो चुके हैं। अब इनके पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड अनकरीब ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जिसके बाद ये पाकिस्तान के शहरी नहीं रह सकेंगे। ये 10 लोग कौन कौन से हैं और क्या इनके पास कोई बचाव का रास्ता है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और जुल्फी बुखारी को रेड वारंट के जरिए पाकिस्तान लाने का फैसला कर लिया है, लेकिन क्या जुल्फी बुखारी साहब को पाकिस्तान लाया जा सकेगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और शेख रशीद की एक कॉल के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोई कॉल की थी। क्या वाकई शेख रशीद की कोई कॉल थी और वो कॉल लीक होने वाली है? और अगर उन्होंने कॉल की थी तो किसको की थी, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले पीटीआई के 10 लीडर्स की तरफ आते हैं। कल 10 लीडर्स के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने। और वो 10 लोग कौन कौन से हैं, उसमें मुराद सईद हैं, उसमें उमर अयूब खान है, उसमें अली अमीन गंडापुर हैं, उसमें शिबली फराज साहब हैं, उसमें फ़रख हबीब साहब हैं। फ़रख हबीब साहब का पता नहीं क्यों शामिल कर लिया नाम, जबकि अब तो वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए हैं। और जब वो चले गए हैं तो उनका नाम तो इसमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद फहरिस्त पहले से बनी हुई। उसमें हमाद अज़हर साहब हैं, उसमें अली नवाज़ अवान हैं, उसमें हसान खान न्याजी हैं। इनका नाम भी वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि हसान खान न्याजी भी गिरफ़्तार हो चुके हैं, क्योंकि अब वो रियासत की हिरासत में हैं। तो मुझे नहीं महसूस होता कि इनका नाम इस फहरिस्त में होना चाहिए था। पर उसके बाद उमर सुल्तान साहब हैं और एक कर्नल आसम साहब शामिल हैं। जब ये दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे, जो अगला स्टेप है वो ये है कि इन तमाम लोगों के पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड्स मुअत्तल कर दिए जाएंगे या ब्लॉक कर दिए जाएंगे। फिर ये पाकिस्तान से कहीं बाहर जा सकेंगे, ना ही किसी एयरपोर्ट से किसी और जगह फ्लाई कर सकेंगे और ना ही पाकिस्तान के अंदर किसी जगह अपना शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल कर सकेंगे। इवन ये अपना मोबाइल फ़ोन भी अगर या नई सिम भी लेना चाहें तो इस शनाख्ती कार्ड के ऊपर सिम भी इनको नहीं मिल सकेगी। तो अब ये पेशरफ्त हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि अनकरीब इनमें से कुछ लोग मीडिया के सामने पेश हो जाएंगे। कुछ लोगों का दावा है शिबली फराज के बारे में कि अब शिबली फराज साहब की बारी है, हमाद अज़हर की बारी है, अली नवाज़ अवान की बारी है, कर्नल आसम की बारी भी कहा जाता है, फिर उमर सुल्तान की बारी भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ उमर अयूब खान साहब बचेंगे, अली अमीन गंडापुर साहब भी बच जाएंगे, लेकिन बाकी सब के बारे में कहा जाता है कि अनकरीब आपको वो मीडिया पे बात करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन शिबली फराज पे मेरा दिल नहीं मान रहा क्योंकि वो बंदा बड़ा दबंग है। मेरा नहीं ख्याल कि वो इतनी जल्दी शिबली फराज साहब हार मानेंगे, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान में। बहरहाल फ़रख हबीब के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता था, उस्मान डार के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, शेख रशीद के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। लेकिन जो कुछ हुआ आपके सामने, तो हो सकता है कि नई एक वेव चलने वाली है और उस वेव में ये सारे लोग मीडिया पे बैठ के सियासत से ताइब होने का ऐलान कर दें। यहाँ पे मैं जुल्फी बुखारी साहब का भी जिक्र करूँगा कि जुल्फी बुखारी साहब जो है उनके रेड वारंट जारी कर दिए गए, बल्कि कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अनकरीब उनके रेड वारंट जारी हो जाएंगे इंटरपोल से, और इंटरपोल से दरख्वास्त की जाएगी कि वो लंदन के अंदर उनको पकड़ के गिरफ्तार करके पाकिस्तान वापस लाया जाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि जुल्फी बुखारी साहब को पाकिस्तान लाया जा सकेगा, क्योंकि वो ब्रिटिश नेशनल हैं और बरतानिया अपने शहरी को पाकिस्तान के हवाले क्यों करेगा। लेकिन शायद मेरा ख्याल है उनको बदनाम करने के लिए इंटरनेशनली, ताकि वो किसी जगह ट्रैवल करें, तो उनका जब एक रेड वारंट जारी हुआ होगा तो उन्हें कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, इवन इंग्लैंड से निकलने के लिए भी उन्हें एक क्लियरेंस चाहिए होगी। तो वो शायद इसलिए कि वो कहीं आ जा ना सकें, तो जुल्फी बुखारी साहब को बेसिकली बदनाम करने के लिए रेड वारंट जारी किया जाएगा, उन्हें पाकिस्तान लाने के लिए नहीं, क्योंकि जुल्फी बुखारी साहब तो पाकिस्तान आ ही नहीं सकते। अब हम आते हैं इमरान खान साहब और सदर आरफ अलवी साहब के इशू पर। कल सदर आरफ अलवी साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया, उसके बेशुमार नुक्ते बड़े दिलचस्प थे। जो पहला उनका नुक्ता है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसकी जो शिक है 57,
उन्होंने कहा कि मैं उसके अंदर तरमीम को आइन के ख़िलाफ़ समझता हूँ। और ये अगर बात आम आदमी को करता तो शायद हज़म हो सकती थी, लेकिन ये सदर मोहतरम ने की, जो इसे गार्डियन है पूरे सिस्टम के, और वो सुप्रीम कमांडर भी हैं, उसके साथ साथ आइन के गार्डियन भी हैं। जब सदर साहब ने ये कह दिया तो उसके बाद एक बहुत बड़ा आइनी बहरान पैदा हो गया है। अब डेफिनेटली मेरा ख्याल है ये इशू सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठाया जाएगा और वहाँ सदर साहब के वकील को बुला के पूछा जाएगा कि सदर साहब ने किस बिहाफ पे ये इतना बड़ा ऐलान किया है, और सदर साहब से फिर रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इस नुक्ते को साबित करें। गो सदर साहब को इम्यूनिटी हासिल है, लेकिन अब ये इशू मेरा ख्याल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा, क्योंकि जब सदर कह रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है यहाँ पे इशू तो बनना है। तो सदर साहब ने एक तो ये माइन गाड़ दी है हमारे आइन के अंदर, जो ज़ाहिर अनकरीब कहीं ना कहीं फटेगी। दूसरा, सदर साहब ने ये कहा कि मैं इमरान खान को आज भी लीडर समझता हूँ, इमरान खान आज भी मेरा लीडर है। अब जो जेल के अंदर से चीज़ें निकल रही हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। जो अंदर लोग बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब से जब ये बताया गया, इमरान खान साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब ने इंटरव्यू नहीं देखा, जब इमरान खान साहब को ये बताया गया कि सदर आरफ अलवी साहब आपको अपना लीडर मानते हैं, तो उस पर खान साहब बड़ी देर तक ऐसे 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 सर घुमाते रहे, और सर घुमाते रहे जैसे वजद में नहीं आया था बंदा। वजद में आके उन्होंने सर घुमा के फिर उन्होंने आंखें खोली और आंखें खोल के कहा कि ये आरफ अलवी किस बिहाफ पे मुझे अपना लीडर मान रहा है, क्योंकि मैं तो उसको अपना वर्कर नहीं मानता, मैं उसे अपना साथी भी नहीं मानता, मैं उसे अपना दोस्त भी नहीं मानता। अब ये जो इमरान खान साहब ने कहा, इसकी एक बैकग्राउंड है और वो बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इमरान खान का ज़ाती ख्याल ये था कि सदर आरफ अलवी एक वाहिद इंसान थे जो पूरे सिस्टम के अंदर थे, और वो अगर चाहते तो इमरान खान के लिए बहुत ज़्यादा रिलीफ क्रिएट कर सकते थे, लेकिन सदर आरफ अलवी ने किसी जगह वो रिलीफ क्रिएट नहीं किया। इवन जनरल बाजवा साहब के मामले में भी, जब जनरल बाजवा साहब थे उस वक्त भी सदर आरफ अलवी साहब ने उनके साथ रब्ता किया था, और अगर इमरान खान साहब का ख्याल है कि अगर सदर चाहते तो वो जनरल बाजवा से इनके लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ ले सकते थे, लेकिन सदर साहब ने ज़ोर नहीं लगाया। जबकि सदर साहब ने ज़ोर लगाया था, जनरल बाजवा साहब नहीं मान सके थे, बल्कि जनरल बाजवा एक मरतबा मान भी गए थे, लेकिन उनका बस नहीं चला था। लेकिन इमरान खान साहब इसके बावजूद सदर को इसका ज़िम्मेदार समझते हैं। फिर उनको एक शिकवा ये भी है कि जब सदर ने एक कमिटमेंट ले ली थी जनरल बाजवा साहब से कि जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन दे दी जाएगी, जनरल बाजवा साहब नए इलेक्शन करवा देंगे 2022 में, तो सदर साहब ने उस कमिटमेंट पे अमल क्यों नहीं करवाया बाजवा साहब से, बल्कि उस वक्त इमरान खान साहब दबाव डालते थे सदर साहब के ऊपर कि आपने जब कमिटमेंट ली है तो आप उनसे बात करें। और एक मरतबा सदर साहब की जनरल बाजवा साहब के साथ एक हार्श टेलीफोन कन्वर्सेशन भी हुई उस मामले में, लेकिन ज़ाहिर है सदर साहब के हाथ बंधे हुए थे और वो अपना वादा जनरल बाजवा साहब से पूरा नहीं करवा सके। बहरहाल उसके बाद जब इलेक्शन की तारीख देने की बारी आई तो इमरान खान साहब बार बार मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए सदर आरफ अलवी से रब्ता करते रहे और उनसे कहते रहे कि एक तो जो कवानीन PDM की गवर्नमेंट पास कर रही है उनको उनकी मंजूरी ना दें आप, और उस पर सदर साहब ज़ाहिर है कभी दाएं कर देते थे कभी बाएं कर देते थे, और उसमें जो मेजर इश्यूज़ थे जिन कवानीन को कहा गया था कि जैसे ये मिलिट्री कोर्ट्स का इशू है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स के इशू है, फिर ये इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम है, तो इस पर क्लियरली वाज़े तौर पर सदर साहब को इंस्ट्रक्शन दी थी इमरान खान साहब ने कि आपने इन आर्डीनेंस पे दस्तखत नहीं करना है, इन कवानीन को आपने मंजूर नहीं करना। लेकिन आरफ अलवी साहब ने इसके बावजूद वो किया और उसके ऊपर ज़ाहिर इमरान खान साहब इनके साथ नाराज़ हैं। इसके साथ साथ सदर साहब को ये मैसेज भी दिया इमरान खान साहब ने कि आप इलेक्शन की वाज़े तौर पे एक तारीख दे दें और इसमें आपने घबराना नहीं, जो आपके जहन में आता है जो आइन के मुताबिक आप तारीख दें। और उनको कहा गया कि 6 नवंबर की आपने तारीख देनी है। लेकिन सदर साहब ने इमरान खान साहब को मामू बनाया और मामू बनाने के इस अमल में उन्होंने एक ऐसा ख़त लिख दिया कि जिसमें कोई चीज़ क्लियर नहीं थी। उसमें उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन 6 नवंबर को हो जाने चाहिए, लेकिन ये डेट मैं नहीं दे सकता, बहरहाल इलेक्शन कमीशन को या केयर टेकर गवर्नमेंट को इसका फ़ैसला करना चाहिए। तो सदर साहब ने गोंगलुओं के ऊपर से मिट्टी झाड़ दी, जिसका इमरान खान साहब को बहुत दुख हुआ। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब ने 2 उन्हें और काम भी कहे थे जो सरदस्त मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसमें उन्हें बाकायदा सदर साहब से कहा गया था कि आपने ये करना है, लेकिन सदर साहब इमरान खान साहब को टाल गए और इसकी वजह से सदर और इमरान खान के दरमियान तल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बल्कि खान साहब बार बार अब ये कहते भी अपने वकला को कि मैं जब बाहर आऊँगा, हालात जब बेहतर होंगे
तो वो तमाम लोग जो दबाव में आके पार्टी छोड़ गए, उन सब के लिए मैं दरवाज़ा खोलूँगा। मैं चाहूँगा कि शेख रशीद साहब वापस आ जाएँ, उस्मान डार साहब वापस आ जाएँ, सदाकत अब्बासी बाहर वापस आ जाएँ, आमिर कियानी वापस आ जाए उन्होंने कहा। फिर अली जैदी के लिए भी मैं ऑप्शन, और इमरान इस्माइल को भी मैं दावत दूंगा कि वो आ जाएं। लेकिन अंदलीब अब्बास, बल्कि ताज़ा तरीन जो अंदलीब अब्बास है उनके बारे में भी उनका ख्याल है कि अंदलीब अब्बास के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और अब अगर वो चली गई हैं तो मैं जब पार्टी रिवाइव करूँगा, हमारा जब अच्छा वक्त आएगा तो अंदलीब अब्बास को भी मौका दिया जाएगा कि वो भी वापस आ जाएँ। बल्कि अंदलीब अब्बास के बारे में उन्होंने एक मैसेज भी किया था कि जब अंदलीब अब्बास से के ऊपर प्रेशर था तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं क्या करूं, तो उन्होंने एक मैसेज उनको डिलीवर करवाया कि आप चली जाएं। और उसके अलावा कुछ ऐसे लोग भी थे कि जिनके बारे में बाकायदा वकला को बताया उन्होंने कि आप जाके उनको कहें कि आप बहुत ज़्यादा दबाव बर्दाश्त न करें, आप चुप करके दूसरी पार्टी में निकल जाएँ या फिर सियासत से तायब हो जाएँ और अपनी जान बचाएँ, और जब अच्छा वक्त आएगा तो मैं आप सबको दोबारा मौका दूंगा। लेकिन जहाँ तक सदर आरफ अलवी का इशू है, इमरान खान साहब ने क्लियरली डिक्लेयर कर रखा है कि इसके लिए मेरी पार्टी के सारे दरवाजे बंद हैं। इस आदमी ने मेरी कमर पे छुरा घोंपा है, मैं इसे अब कबूल नहीं करूंगा। तो सदर आरफ अलवी के बारे में इमरान खान साहब बहुत क्लियर हैं कि इनका हमारी पार्टी के साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने जितनी सदारत को इंजॉय करना था कर लिया है, अब ये अपने घर जाएँ और उसके बाद बाकी ज़िंदगी सियासत से तायब होकर गुजारें। और अगर इनको ज़्यादा ही तकलीफ़ है तो उनको चाहिए कि फिर जहांगीर तरीन के पास चले जाएं। तो वो सदर आरफ अलवी के लिए इमरान खान साहब ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, और अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मैं इसे अपना दोस्त नहीं समझता, बल्कि उनका ये भी कहना था कि अगर ये मुझे अपना लीडर मानता है तो मैं इसे अपना वर्कर नहीं मानता। तो खान साहब ने ये एक मैसेज क्लियरली दे दिया है जो आज किसी वक्त भी सदर साहब को डिलीवर हो जाएगा। अब इसी नुक्ते पे एक और नया वर्जन भी सामने आ रहा है कि सदर साहब ने जब इन्हें अपना लीडर डिक्लेयर किया तो अब एक सवाल उठाया गया सदर साहब से कि रियासत तो इमरान खान को गद्दार समझती है, साइफ़र केस है, साइफ़र केस में इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया और इस नुकसान की वजह से उन्हें सज़ा भी हो गई। फिर रियासत ये भी समझती है कि 9 और 10 मई को उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की तनसीबात पे हमला करके एंटी पाकिस्तान एक नैरेटिव लिया जिसका ज़ाहिर है रियासत को नुकसान हुआ। तो रियासत उन्हें 9 मई 10 मई का ज़िम्मेदार समझती है, रियासत इन्हें साइफ़र के अंदर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने का ज़िम्मेदार समझती है, और रियासत इन्हें 194 मिलियन पाउंड्स की वजह से इन्हें पाकिस्तान के ख़जाने को नुकसान पहुँचाने का ज़िम्मेदार भी समझती है। और इसके साथ साथ कुछ और केसेस भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आने वाले हैं। तो रियासत इन्हें एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्टेब्लिशमेंट, एंटी डेमोक्रेसी और एंटी अखलाकियात समझती है, लेकिन सदर साहब इन्हें अपना लीडर मान रहे हैं। तो फिर अब ये जो गैप है इसको फिल कैसे किया जा सकेगा, क्योंकि सदर इस वक्त रियासत की नुमाइंदगी कर रहा है। सदर साहब इस रियासत के सरबराह हैं, सदर साहब आइन के कस्टोडियन हैं, सदर साहब पार्लियामेंट जो ज़ाहिर है सेनेट बचा है उसके भी कस्टोडियन है, और सदर साहब सुप्रीम कमांडर हैं अफवाज पाकिस्तान के। तो जो सदर हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, पाकिस्तान की पहचान है, वो एक ऐसे शख्स को अपना लीडर कह रहे हैं जो जेल के अंदर है और जिससे रियासत ना लीडर मानने के लिए तैयार है, ना उसे पाकिस्तानी मानने के लिए तैयार है, और उसे इसके साथ साथ गद्दार भी समझ रही है और उसको सज़ा देना चाहती है। तो अब इस जो गैप पैदा कर दिया सदर साहब ने, इसको फिल कौन करेगा? तो सदर साहब की चाबी ज़रा थोड़ी सी और टाइट की गई है कि ये आप क्या कर रहा है। और कुछ लोगों ने तो बल्कि उनको ये मशवरा दिया है कि अगर आप अपने लीडर से इतनी हमदर्दी रखते हैं तो आप इस्तीफ़ा दें, कराची जाएं और उसके बाद वहाँ से फिर केसेस को आप बर्दाश्त करें और फिर अडियाला जेल जाके अपने लीडर की मुट्ठी चापी करें, आप बल्कि उनके मुशक्ति बन जाएं। तो आपको फिर ऐवान सदर में बैठने की क्या ज़रूरत है? सदर आने वाले दिनों में दोहरी चक्की में पिसेंगे। एक तरफ इमरान खान साहब की तरफ से अभी वकला आज के दिन या कल के दिन बताना शुरू कर देंगे कि इमरान खान साहब के जेल के अंदर क्या व्यू थे सदर आरफ अलवी के बारे में, और दूसरी तरफ से रियासत और हुकूमत की तरफ से भी प्रेशर आएगा कि आप ये क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उनको अपना लीडर मानते हैं तो फिर चाहिए आपको कि आप जाएं सीधा अपने लीडर के पास, उनकी जाके खोली में या उनके सेल में जाके बैठें। आप ऐवान सदर को क्यों इंजॉय कर रहे हैं? तो सदर आरफ अलवी साहब आने वाले दिनों में ठीक ठाक मसाइल का शिकार होने वाले हैं। आखिर में शेख रशीद साहब की तरफ आते हैं। शेख रशीद साहब के बारे में हमारे कोलीग ने ये इंकशाफ किया कि जब शेख रशीद साहब ने मुनीर फारूक को इंटरव्यू दिया तो उसके बाद उन्होंने एक और जर्नलिस्ट को फ़ोन करके बहुत कुछ कहा था, और वो जो जर्नलिस्ट है उसने ये कॉल रिकॉर्ड कर ली थी।
मैंने जब थोड़ी सी तहकीक की इसके ऊपर तो ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि शेख रशीद ने किसी शख्स को कोई कॉल नहीं की थी और ना ही वो कॉल रिकॉर्ड हुई। ये सिर्फ एक मीडिया स्टंट है जिसमें मेरा ख्याल है कुछ व्यूज़ लेने की कोशिश की जा रही है, या शेख रशीद की सीढ़ी को इस्तेमाल करके कुछ लोग अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि शेख रशीद की कोई कॉल किसी जगह रिकॉर्ड नहीं हुई और ना ही शेख रशीद साहब कॉल करने की पोजीशन में थे।